नमस्ते बच्चों। 8वें पाठ के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 8वां पाठ धातु विज्ञान। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे धातुओं की उपस्थिति। बच्चों, अधिकतर धातुएं क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। वे अन्य तत्वों के साथ यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्रेट इत्यादि लवणों के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। परंतु कुछ धातुएं जो अत्यधिक अक्रियाशील होती हैं, जिन पर हवा, पानी और अन्य वातावरण के घटकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और बच्चों, धातुओं के वे यौगिक जो प्रकृति में यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। खनिजों को खानों से खोद करके निकाला जाता है और जिन खनिजों से आसानी से और लाभदायक पद्धति से धातुएं प्राप्त की जाती हैं, उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। और अयस्कों में बच्चों बहुत तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे मिट्टी, रेत और चट्टानीय पदार्थ। अयस्कों में से इन अशुद्धियों को, जो मिट्टी, रेत और चट्टानीय पदार्थ हैं, इन अशुद्धियों को हम मृदा अशुद्धि भी कहते हैं। इन अशुद्धियों को हटाने के लिए इनका निष्कर्षण किया जाता है और जहाँ पर ये अयस्क पाए जाते हैं, यानी जो खनिज पाए जाते हैं जिनसे हम धातुएं प्राप्त करते हैं, ये खनिज जहाँ से खानों से खोद के निकाले जाते हैं, वहीं पर इनमें से मृदा अशुद्धियों को दूर करने का कार्य किया जाता है। उसके पश्चात जब मृदा अशुद्धियाँ अलग अलग हो जाती हैं, जहाँ पर धातुएं प्राप्त की जाती हैं, वहाँ ले जा करके और फिर उनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तो अब देखते हैं कि इन खनिजों से, यानी इन अयस्कों से धातुएं प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सोपान हैं। तो धातु विज्ञान के सिद्धांत यानी अयस्कों से धातुएं आसानी से और सुगमता पूर्वक प्राप्त करने के कौन कौन से सोपान हैं। अयस्कों से धातुएं प्राप्त करने के 3 मुख्य सोपान हैं। पहला है धातुओं का सांद्रीकरण, दूसरा धातुओं का निष्कर्षण और तीसरा धातुओं का शुद्धिकरण। तो पहला जो टॉपिक है धातुओं का सांद्रीकरण, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सांद्रीकरण में पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, तीसरा फेन उत्प्लावन पद्धति और चौथा है निक्षालन। तो इन 4 प्रक्रियाओं द्वारा हम धातुओं का सांद्रीकरण करते हैं। तो पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। इसमें 2 प्रकार की पद्धति है, विफ्लेटेबल पद्धति और दूसरा है जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण। तो इसको आकृति के द्वारा अभी मैं थोड़ी देर में समझाती हूँ। तो ये कब कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाएगा, ये इस पे निर्भर करता है कि किस धातु का अयस्क है और जहाँ पे अयस्क प्राप्त किया जा रहा है वहाँ पर क्या सुविधा उपलब्ध है, इस पर भी निर्भर करता है। और साथ ही साथ प्राप्त होने वाली धातु और उसमें उपस्थित मृदा अशुद्धियों पर भी निर्भर करता है। अब बच्चों, पहली पद्धति है गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। इस पद्धति द्वारा अयस्क के भारी कण नीचे तले में जमा हो जाते हैं और हल्की अशुद्धियाँ अलग कर ली जाती हैं। इस तरह की पद्धति को कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति का उपयोग करके भारी कण और हल्की अशुद्धियाँ
अलग अलग कर लिए जाते हैं। तो इसमें पहला हम पढ़ने जा रहे हैं विल्फी टेबल पद्धति। पृथक्करण की इस पद्धति में लकड़ी के पतले और कम चौड़े टुकड़े कम ढलान वाले पृष्ठभाग पर लगा करके विल्फी टेबल तैयार किया जाता है। यह टेबल लगातार कंपित होता है यानी हिलता रहता है। इस टेबल पर अयस्क का चूर्ण डाला जाता है। यह अयस्क का चूर्ण यानी अयस्क जहाँ से प्राप्त की जा रही है वहीं पर ही उसको ग्राइंडिंग करके उसका चूर्ण तैयार किया जाता है और टेबल के ऊपरी सिरे से पानी प्रवाहित किया जाता है। हल्की मृदा अशुद्धि पानी के साथ बह करके दूर निकल जाती है। ये इस तरह से मृदा अशुद्धि निकल जा रही है दूर, जिसमें अयस्क की मात्रा अधिक हो और मृदा अशुद्धि की मात्रा कम हो, वो इन खांचों में फंस करके भारी होने के कारण इन खांचों में अटक जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए लिखा है सांद्र अयस्क। तो इस तरह से विल्फी टेबल पद्धति द्वारा अयस्कों का पृथक्करण किया जाता है यानी अयस्क का सांद्रीकरण किया जाता है। और ये पद्धति किस नियम पर आधारित है? गुरुत्वीय पृथक्करण पर आधारित है। अब बच्चों ये आकृति दिखाई दे रही है, ये आकृति भी गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति की ही है। उसका दूसरा पार्ट, पहला है विल्फी टेबल पद्धति और दूसरा है जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण। जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति का कार्य आटे की चक्की के कार्य पर आधारित होता है। चक्की की तरह इसमें एक शंक्वाकार पात्र दिखाई दे रहा है, ये जो निचले सिरे पर शंक्वाकार टंकी जैसे पात्र में खुलता है। यहाँ टंकी के ऊपरी सिरे पर पानी बाहर जाने के लिए एक टोंटी होती है इस तरह से बाहर, और निचले सिरे से पानी छोड़ने के लिए एक नली होती है। यहाँ से पानी तेज़ी से छोड़ा जाता है। यहाँ से अयस्क का चूर्ण इसके अंदर डाला जाता है और टंकी के निचले सिरे से पानी का प्रवाह तेज़ गति से ऊपर की ओर भेजा जाता है। मृदा अशुद्धियाँ जो होती हैं वो हल्की होने के कारण पानी में घुल जाती हैं और टोंटी द्वारा बाहर निकल जाती है। साथ ही अयस्क के कण भारी होने के कारण वे टंकी के निचले सिरे में तली के अंदर जमा हो जाते हैं और उन्हें अलग कर लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं सांद्र अयस्क। यह नियम किस पद्धति पर आधारित है बच्चों? गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आधार पर। भारी कण नीचे जमा हो जाते हैं और हल्के कण ऊपर अलग हो जाते हैं। बच्चों अब जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, यहाँ नीचे लिखा है देखिए, चुंबकीय पृथक्करण पद्धति यानी अयस्क के सांद्रीकरण की ये दूसरी पद्धति है। पहली कौन सी थी? गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति और दूसरी है चुंबकीय पृथक्करण पद्धति। इस पद्धति में विद्युत चुंबकत्व वाले यंत्र की आवश्यकता होती है। इसमें लोहे के 2 प्रकार के रोलर होते हैं और उन पे घूमने वाला पट्टा होता है। यहाँ पे देखिए आपको 2 रोलर दिखाई दे रहे हैं, एक ये और दूसरा ये, और घूमने वाला पट्टा यानी इस तरह से पट्टा लगा होता है जैसा आपने मशीनों में देखा होगा। तो इनमें 2 रोलर जो होते हैं उनमें से एक चुंबकीय होता है और दूसरा कैसा होता है? अचुंबकीय। ये इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। बच्चों रोलर पर घूमने वाले पट्टे पर जो सिरा अचुंबकीय रोलर, ये है ना अचुंबकीय रोलर, उस सिरे पर अयस्क का चूर्ण डालते हैं। ये जो आकृति है इसमें से अयस्क का चूर्ण डाला जाता है। पट्टा घूम रहा है और घूमते हुए ये कहाँ पहुँच जाता है? चुंबकीय रोलर की तरफ। तो चुंबकीय रोलर होने के कारण, और यहाँ देखिए 2 संग्राहक है। संग्राहक यानी इकट्ठा करने वाले पात्र, जिसे हम
संग्राहक यानी संग्रहण करने वाला कहते हैं। अयस्क के अचुंबकीय घटक चुंबकीय रोलर की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। ये चुंबकीय रोलर है, और जो अचुंबकीय घटक जैसे मृदा, अशुद्धि, रेत, ये सब क्या होते हैं, इस रोलर की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, जिसके कारण वो यहीं की यहीं गिर जाएंगे और इस पात्र में इकट्ठे हो जाएंगे। और जो चुंबकीय घटक हैं वो इससे चिपकते हुए यहाँ तक चले आएंगे, जिसके कारण ये इस पात्र में इकट्ठे होते हैं। तो इस पात्र में कौन से घटक इकट्ठे होंगे? चुंबकीय घटक, और इस पात्र में अचुंबकीय घटक। तो इस तरह से अयस्क का सांद्रीकरण किया जाता है। इस प्रकार अयस्कों में उपस्थित चुंबकीय कण और अचुंबकीय कण उनमें स्थित चुंबकीय गुणधर्म के कारण अलग किए जाते हैं। जैसे बच्चों, एक अयस्क है जिसका नाम है कैसीटराइट। यह टिन धातु का अयस्क है। इस अयस्क में मुख्य रूप से स्टनिक ऑक्साइड, यह अचुंबकीय घटक, और फेरस टंगस्टेट, यह चुंबकीय घटक होता है। विद्युत चुंबकीय पद्धति से उनका पृथक्करण किया जाता है। तो कैसीटराइट अयस्क किसका है? टिन धातु का अयस्क है, जिसमें स्टनिक ऑक्साइड यानी टिन का ऑक्साइड यह अचुंबकीय घटक है, और फेरस टंगस्टेट चुंबकीय घटक है। तो फेरस टंगस्टेट इसमें इकट्ठा हो जाएगा और स्टनिक ऑक्साइड इसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से विद्युत चुंबकीय पद्धति से उनका पृथक्करण कर लिया जाता है। बच्चों, ये आकृति है फैन उत्प्लावन पद्धति, यानी अयस्कों के सांद्रीकरण की ये तीसरी पद्धति है। इस पद्धति में अयस्कों में उपस्थित कणों के दो गुण यानी जल स्नेही और जल विरोधी, इन दो विपरीत गुणधर्मों पर यह पद्धति आधारित होती है। तो ये दोनों गुणधर्मों को आपको याद रखना है। ये पद्धति किन दो गुणधर्मों पर आधारित है? अयस्कों के कणों के जल स्नेही और जल विरोधी, इन गुणधर्मों पर आधारित है। इसमें धातु के सल्फाइड के कण उनके जल विरोधी गुणधर्म के कारण प्रमुख रूप से तेल से भीग जाते हैं, और जल स्नेही गुणधर्म के कारण मृदा अशुद्धियाँ पानी से भीग जाती हैं। इस गुणधर्म का उपयोग करके फैन उत्प्लावन पद्धति से कुछ विशिष्ट अयस्कों का सांद्रीकरण करते हैं। इस पद्धति में बच्चों बारीक पिसे हुए अयस्कों को पानी से भरी हुई एक बड़ी टंकी में डालते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से अयस्क का चूर्ण डालने की व्यवस्था है। कुछ विशिष्ट वनस्पति तेल, ये भी आपको याद रखने कौन से तेलों का इसमें उपयोग किया जाता है। पाइन तेल, नीलगिरी तेल इत्यादि का उपयोग झाग निर्माण करने के लिए किया जाता है। तो इसमें यहाँ लिखा है, देखिए पानी और पाइन तेल लिखा है ना। पाइन तेल या फिर नीलगिरी का तेल इसके अंदर डाला जाता है। यहाँ से अयस्क का चूर्ण डाल रहे हैं, यहाँ से पाइन तेल और पानी को डाला गया है। उसके बाद उच्च दाब के साथ हवा का झोंका पानी में घुमाया जाता है। यहाँ आकृति में देख रहे हैं आप, हवा का प्रवाह, हवा नहीं है, हवा यहाँ कर लेंगे, हवा का प्रवाह यहाँ से डाला जाता है। और साथ ही साथ बच्चों इसमें ये एक मथनी है। मथनी यानी पानी को घुमाने वाली, जैसे छाछ बनाने के लिए मथनी का उपयोग किया जाता है, उस तरह से ये मथनी है जो इसमें लगातार घूमती रहती है। उत्प्लावक टंकी के मध्य भाग में स्वयं के अक्ष के चारों ओर घूमने वाली एक मथनी होती है। मथनी का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। प्रवाहित हवा के झोंके के कारण, अब पानी है, तेल है और हवा का झोंका भी इसमें आ रहा है, और साथ ही साथ ये मथनी घूम रही है, जिसके कारण खूब सारा झाग तैयार होता है, बुलबुले बनते हैं। मथनी के कारण तेल, पानी और हवा के बुलबुले मिलकर के झाग बनता है, जो जल की सतह पर तैरने लगता है। इसलिए इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं? फैन उत्प्लावन पद्धति।
यहाँ झाग तैयार होता है और वो झाग यहाँ अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। और वो झाग क्या है? सांद्र सल्फाइड अयस्क, जो कि तेल में घुल जाता है। और मृदा अशुद्धियाँ किस में घुल जाती हैं? पानी में। और मृदा अशुद्धियों को यहाँ नीचे से अलग कर लिया जाता है। विशिष्ट सल्फाइड अयस्कों के कण मुख्य रूप से तेल से भीगने के कारण झाग के साथ पानी पर तैरने लगते हैं। जैसे जिंक ब्लेंड यानी ZnS और कॉपर पायराइट CuFeS2 के सांद्रीकरण के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न बच्चों यहाँ पे ये भी बनता है इसके अंदर कि किन अयस्कों के सांद्रीकरण के लिए फेन उत्प्लावन पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आपको नाम याद रखने हैं, जिंक ब्लेंड और कॉपर पायराइट। या फिर ऐसा भी पूछ लिया जाता है, जिंक ब्लेंड और कॉपर पायराइट का सूत्र लिखिए। तो जिंक ब्लेंड का सूत्र है ZnS और कॉपर पायराइट का CuFeS2। इस परीक्षा में इस तरह से प्रश्न भी आता है, आकृति दी हुई है और उसके आधार पर आपको पूछा जाएगा कि यह पद्धति किन दो विरोधी गुणधर्मों के आधार पर कार्य करती है, या फिर इसमें पानी के साथ क्या डाला जाता है। तो वहाँ आएगा तेल। तेल का नाम भी पूछ सकते हैं, कौन सा तेल डाला जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है, पाइन तेल और नीलगिरी तेल। उसके बाद बच्चों अयस्कों के सांद्रीकरण की एक चौथी विधि और है, जिसे हम कहते हैं निक्षालन। निक्षालन यानी एक तरह से कह सकते हैं पानी से धोना। एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, इन धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कर्षण करने का पहला चरण अर्थात निक्षालन पद्धति है। इस पद्धति में अयस्क को एक विशिष्ट विलयन में बहुत देर तक भिगो करके रखते हैं। विलयन के साथ विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे अयस्क उसमें घुल जाता है। परंतु मृदा अशुद्धि की अभिक्रिया नहीं होने के कारण वह उसमें नहीं घुलती है, जिसके कारण उसे अलग कर लिया जाता है। और किन अयस्कों का सांद्रीकरण इस पद्धति द्वारा होता है? इस पद्धति यानी निक्षालन पद्धति द्वारा। तो उदाहरण है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम के अयस्क का सांद्रीकरण निक्षालन पद्धति द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में बॉक्साइट अयस्क को जलीय NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट के विलयन में भिगोकर रखने से उसका प्रमुख घटक एल्यूमिना घुल जाता है। तो ये पद्धति क्या कहलाती है? निक्षालन पद्धति। यानी पानी में अयस्क को भिगोकर रखते हैं, तो अयस्क पानी में घुल जाता है, परंतु मृदा अशुद्धि अघुलनशील होने के कारण उसे अलग कर लिया जाता है। तो बच्चों आज हमने अयस्कों के सांद्रीकरण की 4 विधियां पढ़ी। पहला गुरुत्वीयकरण पृथक्करण पद्धति, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, तीसरा फेन उत्प्लावन पद्धति और चौथा निक्षालन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।